रूस पर नाटो जनरल सेक्रेटरी ने बयान दिया है। पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, ये स्टोल्टनबर्ग का बयान है। नाटो यूक्रेन में रूसी कब्जे को कभी मान्यता नहीं देगा। जेंस स्टोल्टनबर्ग नाटो के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन के 4 इलाके अब रूस का हिस्सा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय इलाके पर जबरन कब्जा करने का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसके तहत यूक्रेन का 15% हिस्सा, जो पुर्तगाल के बराबर है, जिसे रूस ने बंदूक की नोक पर जबरन कब्जा कर लिया है। यह कहना है नाटो के महासचिव स्टोल्टनबर्ग का। तो देखिए, सवाल यह भी है कि आखिर नाटो और रूस में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसे आपको हम समझाएंगे। और ये जो कुछ फिगर्स हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, इससे आप समझ पाएंगे नाटो और रूस की ताकत क्या है। देखिए, कुल सैनिकों की संख्या आपको बता रहे हैं और जो एक्टिव सैनिक हैं उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं। ये वो नंबर्स, ये वो फिगर्स हैं जिससे ये समझ में आपको आएगा। अगर नीचे से आप शुरू करते हैं तो देखिए, एयरक्राफ्ट जो है वो नाटो के पास 20,723 है और रूस के पास है 4,173 के करीब। इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ताकत का अंदाजा होता है, सैन्य ताकत का अंदाजा होता है। और इसी ताकत के हिसाब से नाटो या फिर रूस, कौन है ज्यादा स्ट्रांग, कौन है ज्यादा ताकतवर, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि लगातार देखिए, चेतावनी, धमकियां तो दी जा रही है, लेकिन इन धमकियों का असर होता नजर नहीं आ रहा है। मेरे साथ डॉक्टर सुमित कुमार झा भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगे। डॉक्टर सुमित, आपको याद होगा फरवरी का वो महीना जब जंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरुआत इस वजह से हुई थी कि डोनेस्क और लुहांस्क, ये जो 2 इलाके थे जिस पर सबसे पहले पुतिन ने ऐलान किया था कि ये 2 इलाके जिनको हम आजाद घोषित करते हैं, उस समय भी अमेरिका की ओर से बयान आया कि हम ऐसे किसी फैसले को मानते नहीं हैं। अब जब 4 इलाकों पर एक बार फिर से पूरे तरीके से कब्जे का ऐलान किया गया है, फिर जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम ये मानते ही नहीं इस तरीके का कोई फैसला जो पुतिन की ओर से दिया गया है, बल्कि नाटो कंट्रीज के 1-1 इंच की जमीन की हम रक्षा करेंगे। अमेरिका के इस स्टेटमेंट को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए? मैं आपको 2014 में ले जाना चाहता हूँ। अब क्रीमिया को रूस ने मिला लिया। अमेरिका ने यही वक्तव्य दिया था उस समय, वहाँ उस समय के राष्ट्रपति ओबामा। क्या हुआ उसका नतीजा? क्रीमिया आज रसिया का हिस्सा है और पूरी दुनिया मान चुकी है। अभी 4 राज्यों को मिलाने के बाद देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि जब ये युद्ध रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध शुरू किया तो स्थिति ये थी कि रसिया को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये वार इतनी लंबी चलेगी। राइट। अब स्थिति ये है कि अब जब अगस्त में ऐसा लगा कि यूक्रेन अमेरिका और नाटो मेंबर्स के सहयोग से हावी हो रहा है, तो क्यों ना एक स्टेटस को बना लिया जाए। सबसे पहली स्थिति ये है, तो 4 राज्यों को पहले मिला लो, कहीं ऐसी तो स्थिति न बन जाए कि हम युद्ध में भी गए, 7 महीना युद्ध भी लड़े और हाथ में कुछ नहीं आया। तो पहले तो 4 राज्यों को अपने में मिला लिया जाए, फिर बात के लिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जिसपे शायद हमें जोर देना चाहिए कि पहली बार ऐसा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पिछले 7 महीना में ये सबसे बड़ी बात है। अब अगर रूस बात के लिए तैयार है, फिर अमेरिका और नाटो का अन्य देश अगर रसिया के विरुद्ध हावी होता है, तो क्या रूस के पास ये बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन बात करेगा? क्योंकि यूक्रेन की तरफ अब सब देख रहे हैं कि यूक्रेन करेगा क्या। यूक्रेन का तो वो इलाका रूस ने हथिया लिया है, उस पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के पास विकल्प क्या है? नाटो की मेंबरशिप इमीडिएट मिलने वाली है नहीं। ऐसे में रास्ता क्या बचता है? युद्ध भी जारी रहेगा। देखिए, पुतिन के फैसले के बाद ज़ेलेंस्की का क्या जवाब है? हम जल्द नाटो मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक रूप से नाटो मेंबर जैसे ही हैं। यूक्रेन वास्तविक रूप से नाटो मेंबर की तरह है। हमने साबित किया है कि हम नाटो स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, यह भी उनका दावा है। डेस्परेशन अब बढ़ गई है कि नाटो मेंबरशिप मिल जाए, जबकि दिक्कत यह है कि 30 सदस्य हैं और 30 में से अगर सबकी सहमति नहीं बनती है तो मेंबरशिप मिलना भी आसान नहीं है। तो वॉर का क्या नया फेज शुरू होगा? ज़ेलेंस्की की नाटो रेस आखिर कहां तक जाएगी? जरा इसको भी हम समझें, क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। जरा देखिए इसको जल्दी से। ये नाटो में जल्दी से जल्दी आने का जो डेस्परेशन है बढ़ गया है, और वो क्या कह रहे हैं, हम तेजी से नाटो मेंबरशिप के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई भी कर दिया है। ज़ेलेंस्की का बयान वास्तविक रूप से हम एक नाटो मेंबर की तरह ही है, यानी कि अपने क्वालिफिकेशन को वो एक तरीके से शोकेस कर रहे हैं कि हमें सारी खूबियां हैं कि हमें नाटो मेंबर बनाया जाए। यूक्रेन को नाटो में सिर्फ औपचारिक एंट्री का इंतजार है। हमने साबित किया कि हम नाटो स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। हम
अब हम कानूनी तौर पर नाटो मेंबर बनना चाहते हैं, यानी कि ऑफिशियली हमें इसकी मेंबरशिप दे दी जाए। कोचर सर, ये जो डेस्परेशन है ये कहीं लेकर जाएगी ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को, या फिर ढाक के तीन पात रह जाएंगे? क्योंकि नाटो मेंबरशिप की बात तो हम 7-8 महीने से सुनते जा रहे हैं। देखिए, नाटो मेंबर बनने के लिए 5 मेन क्राइटेरिया हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी एंड एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। ये यूक्रेन इस चीज़ में फिट नहीं बैठ रहा, एक चीज़। दूसरी है कि नाटो के बाकी मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जो यूक्रेन की मेंबरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और टर्की की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं क्योंकि स्वीडन ने भी नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, टर्की ने नहीं। तो ये किसको मैसेज दे रहे हैं कि हम ऑफिशियली सिर्फ होना चाहते हैं, हम सारे योग्यता रखते हैं? ये किसको, क्या अपने देश के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं? ये पुतिन को मैसेज जा रहा है, अपने देशवासियों को जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैसेजिंग का काम चल रहा है, लेकिन जो रियल लॉस है, ऑन ग्राउंड लॉस है, वो यूक्रेन का है और ये बात साबित हो चुकी है।